नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं पंचम तल। पंचम तल पर आज बात होगी अयोध्या की, राम मंदिर की, ट्रस्ट की, क्योंकि जो गड़बड़ियां घोटाले ट्रस्ट में हुए हैं वो आप तक पहुंचाना जरूरी है। क्या घालमेल हुआ, कौन कौन दोषी है, आज इस एपिसोड में उसके बारे में हम एक एक चीज आपको बताएंगे। जब अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का सपना सच होने लगा तो सिर्फ भारत नहीं, दुनिया भर के राम भक्तों के दिल भी खुशी से भर गए। हर कोई चाहता था कि उसकी श्रद्धा भी रामलला के चरणों तक पहुंचे। किसी ने रुपए चढ़ाए, किसी ने सोना दिया, तो किसी ने चांदी का अनमोल उपहार समर्पित किया। रामलला के चरणों में सब चाहते थे कि उनका कुछ ना कुछ योगदान हो जाए। लेकिन आज इन्हीं दानों में से दो दान सबसे बड़े विवाद की वजह बन चुके हैं। पहला दान सिंधी समाज ने किया, विश्व सिंधी सेवा संगम की 200 किलो चांदी की ईंटें, और दूसरा दिल्ली की श्रद्धालु अनीता भारद्वाज की चांदी की काक भुचुंडी की प्रतिमा। सुनने में सिर्फ दो दान लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आस्था, भरोसा, प्रशासन और जवाबदेही चारों एक दूसरे के सामने खड़े दिखते हैं। अब आपको बताते हैं दान की पूरी कहानी। इस मामले की शुरुआत 5 जून को हुई, जब पूर्व मंत्री और अयोध्या के सपा नेता पवन पांडे ने दान पात्रों से करोड़ों रुपए की चोरी का आरोप लगाया। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी का मुद्दा था। 7 जून को अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इस मुद्दे को उठा लिया। उन्होंने कुछ लिखा और वहीं से पूरे विवाद ने मोड़ ले लिया। जब अखिलेश यादव और पूर्व सपा विधायक पवन पांडे ने सार्वजनिक तौर पर दावा किया कि राम मंदिर के दान पात्र से करीब 7 से 7.5 करोड़ रुपए चोरी और गबन हुआ है, पूरे देश में हलचल मच गई। यह मामला सिर्फ पैसों का नहीं था, करोड़ों लोगों की आस्था का था। और इसी बीच भाजपा नेता भी मैदान में कूद पड़े। अयोध्या के भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग कर दी। भाजपा के तमाम नेता सवाल उठाने लगे तो माहौल और बिगड़ने लगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 दिन में पूरी रिपोर्ट सौंपिए। एसआईटी अयोध्या पहुंची, जांच का सिलसिला शुरू हुआ, कई लोग पकड़े गए, कैश रिकवर हुआ, कुछ गहने रिकवर हुए। उसके बाद सबसे पहला नाम आया चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का। टिन्नू को चंपत राय का बेहद करीबी माना जाता है और आरोप यह भी है कि दान पात्र, बहुत सारे, ढेर सारे दान पात्र हैं, उनकी चाबियां टिन्नू के पास ही रहती थी। कई बेहद संवेदनशील जानकारियां टिन्नू यादव के पास थी। इसके बाद एसआईटी की जांच में परत दर परत पूरा मामला खुलना शुरू हुआ। शुरुआती जांच के आधार पर टिन्नू यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ अयोध्या में एफआईआर दर्ज हुई। लवकुश मिश्रा, ये डॉक्टर अनिल मिश्रा के परिवार के सदस्य हैं। अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, टिन्नू यादव का कोई रिश्तेदार है, भतीजा बताया जा रहा है। अविनाश शुक्ला, गणना इंचार्ज यानी जो कैश की गणना करते थे, सुभाष श्रीवास्तव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्र। एक एक करके सभी 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यानी अब यह मामला किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, पूरा नेटवर्क जांच एजेंसियों के रडार पर था। उधर सोशल मीडिया पर एक अलग बवाल मचा हुआ था। विश्व सिंधी सेवा संगम के चेयरमैन डॉक्टर राजू मनवानी ने ट्रस्ट को दी हुई 200 किलो चांदी की ईंटों को लेकर एक वीडियो जारी करके सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा, जब राम मंदिर के लिए दुनिया भर से दान आ रहा था, लोग चढ़ावा चढ़ा रहे थे, तब सिंधी समाज ने भी फैसला किया कि वो अपनी श्रद्धा चांदी की ईंटों के रूप में अर्पित करेगा, प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी दान देगा। शुरुआत सिर्फ 20-25 किलो चांदी देने की बात थी, लेकिन ऐसा उत्साह था कि 15 से ज्यादा देशों में रहने वाले सिंधी समाज के 200 परिवारों ने 1-1 किलो की चांदी की ईंट देने को राजी हो गए। देखते ही देखते 200 किलो चांदी इकट्ठा हो गई। ये साधारण चांदी की ईंटें नहीं थी, इन पर भगवान झूलेलाल, सिंधी समाज के भगवान हैं, उनकी आकृति उकेरी गई थी। सुंदर सी ईंटें थी। मनवानी का कहना था कि 26 जनवरी 2021 को सिंधी समाज का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या गया 200 किलो चांदी की ईंटें लेकर। कार सेवकपुरम में उनकी मुलाकात हुई चंपत राय से। ईंटों की वहां पर विधिवत पूजा की गई और फिर वो चांदी की ईंटें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंप दी गई।
चंपत राय ने कहा कि पहले चांदी की शुद्धता जांची जाएगी, जो उनके बीच में आपस में बात हुई, फिर विधिवत रसीद आपको भेजी जाएगी। लेकिन यहीं से सारी कहानी पलट जाती है। मनवानी जी का आरोप है कि 5 साल गुजर गए, ना रसीद आई, ना कोई आधिकारिक जानकारी मिली, न यह बताया गया कि आखिर 200 किलो चांदी गई कहां। उन्होंने कई फोन किए, कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन कोई जवाब ट्रस्ट की तरफ से मिला ही नहीं। और दूसरी कहानी आती है दिल्ली की श्रद्धालु अनीता भारद्वाज की। उन्होंने भी काकभुशुंडी कौवे की एक प्रतिमा चांदी की, उन्होंने राम मंदिर के लिए काकभुशुंडी की प्रतिमा समर्पित की। यह चढ़ावा भी उन्होंने सीधे चंपत राय को दिया था, कारसेवकपुरम जाके। बाकायदा इसकी फोटो खिंचाई और उसके बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट की और सबको बताया कि देखिए ये मैंने चढ़ावा दिया है। हालांकि इस चढ़ावे में भी पहले जैसी ही कहानी आई। उनको भी आज तक कोई रसीद नहीं मिली, ना कोई अपडेट मिला और ना ये बताया गया कि प्रतिमा आखिर रखी कहां गई है। फिर क्या था, इधर दान में गड़बड़ी की खबरें सामने आई, उधर दानदाताओं की बेचैनी बढ़ गई। सवाल उठने लगे कि 200 किलो चांदी आखिर कहां गई, चांदी के काकभुशुंडी कहां गए। क्या करोड़ों की श्रद्धा का कोई हिसाब नहीं? क्या दान का रिकॉर्ड गायब हो गया? क्योंकि जब इन्होंने दान दिया था तब यह कहा गया था कि जो रसीद होती है वो आपको भेज दी जाएगी। 5 साल हो गए, रसीद नहीं मिली। और उसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की कहानियां उड़ने लगी। आप सुनिए इस कहानी का दूसरा पहलू। पंचम तल के सूत्रों से जो जानकारी सामने आई उसने पूरे मामले की तस्वीर बदल दी। पंचम तल के सूत्रों ने बताया कि चांदी की काकभुशुंडी की प्रतिमा गायब नहीं हुई है, बल्कि कारसेवकपुरम में चंपत राय के कमरे में एक पूजा का छोटा सा स्थान है, वहां पर सुरक्षित रखी है। रोज उसकी पूजा अर्चना भी होती है। फिर 200 किलो चांदी की बात कर लेते हैं। पंचम तल के सूत्रों ने बताया कि 200 किलो चांदी भी भारतीय स्टेट बैंक के लॉकर में सुरक्षित रखी है। हाँ, उसका थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है। भारतीय स्टेट बैंक को उन्होंने चंपत राय ने संपर्क किया, कहा कि ये चांदी है, इसको सुरक्षित रखना है। तो भारतीय स्टेट बैंक का एक क्राइटेरिया होता है कि उनके जो लॉकर होते हैं वहां पर उसी वजन की और उसी आकार की ईंटें फिट होंगी जिस आकार के लॉकर बनाए गए हैं। तो उन्होंने उसको चांदी को गला के 500-500 ग्राम की ब्रिक्स तैयार की और उनको अपने लॉकर में सुरक्षित रखवा दिया। वो 1-1 किलो की ईंटें थी जो मनवानी जी ने दी थी, फिर उनको आधा-आधा किलो की बना के 200 किलो चांदी को पूरी वहां पर रख दी गई। अब इस पूरे मामले को ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या विवाद की सबसे बड़ी वजह चोरी है, या फिर रसीद, या फिर रिकॉर्ड, या फिर जवाबदेही की कमी, या इस पूरे विवाद का मकसद राम मंदिर को और सनातन की छवि को खराब करना था। और सोचिए अगर उसी दिन दानदाता को अस्थायी रसीद मिल जाती, कुछ दिन बाद स्थायी रसीद भेज दी जाती और साथ में एक छोटा सा अपडेट भी दे दिया जाता कि आपकी चांदी इन्वेंट्री नंबर फलाना फलाना के साथ SBI लॉकर में सुरक्षित रखी गई है, आपका काकभुशुंडी यहां पर रखा हुआ है मंदिर में, उसकी पूजा हो रही है, तो क्या आज इतना बड़ा विवाद खड़ा होता? शायद नहीं, क्योंकि कई बार विवाद करोड़ों की रकम से नहीं बल्कि एक छोटी सी रसीद और समय पर दिए गए जवाब से भी खत्म हो जाता है। अब बढ़ते हैं उस चेहरे की तरफ जिसका नाम इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा गूंजा, जिस पर आरोप भी लगे, जिससे सवाल भी पूछे गए। किसी ने उन्हें दान का चौकीदार कहा तो किसी ने घपले का जिम्मेदार। बात हो रही है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की। चाहे राम मंदिर आंदोलन हो, संगठन की रणनीति हो या फिर ट्रस्ट का पूरा प्रशासनिक ढांचा, चंपत राय को हमेशा सबसे ताकतवर चेहरों में गिना गया। कई लोग तो उन्हें ट्रस्ट का सबसे प्रभावशाली प्रशासक तक मानते रहे, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस सिस्टम पर उनकी सबसे मजबूत पकड़ मानी जाती थी, आखिर उसी सिस्टम में इतनी बड़ी गड़बड़ी के आरोप कैसे लग गए। चंपत राय की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। एक समय केमिस्ट्री पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे, फिर RSS से जुड़ गए, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के सबसे भरोसेमंद चेहरों में उनकी जगह बन गई और फिर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव। यानी ऐसा सफर जिसे संगठन में भरोसे की मिसाल माना जाता था। लेकिन अब उसी नाम पर, उसी चेहरे पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। SIT की जांच में छोटे कर्मचारियों की भूमिका पर ही सवाल नहीं उठे, बल्कि ट्रस्ट से जुड़े
कुछ जिम्मेदार पदाधिकारियों की कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए। 4 नाम लिखे हैं उसमें एसआईटी की रिपोर्ट में। यानी मामला अब किसी कैशियर, किसी गार्ड या किसी कर्मचारी तक सीमित नहीं रहा है। अब सवाल सीधे उस नेतृत्व से पूछा जा रहा है जिसके हाथ में पूरे सिस्टम की कमान थी। जनता पूछ रही है, अगर सबसे ऊपर बैठे लोग जवाब नहीं देंगे तो फिर जवाब देगा कौन? फिर सवाल किससे किए जाए? लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है चंपत राय की चुप्पी। याद कीजिए, जब पहले दिन विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, राम मंदिर के फंड पर सवाल उठा रही थी, तब चंपत राय सामने आए थे, वीडियो जारी किए, एक एक आरोप का जवाब दिया। कह रहे थे कि सब कुछ नियमों के मुताबिक है, ऑडिट होता है, कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। विपक्ष अभी भी चंपत राय पर आरोपों की बौछार कर रहा है, लेकिन इस बार चंपत जी पूरी तरह से चुप्पी मारकर बैठ गए। ना कोई उफ, ना कोई आह। अब मामला सिर्फ राजनीतिक आरोपों का नहीं, बल्कि प्रशासनिक जांच और गिरफ्तारी तक पहुंच चुका है। और ऐसे वक्त में जब सवाल सबसे ज्यादा हो, तब चंपत राय की वही मुखर आवाज सुनाई नहीं दे रही। यही वजह है कि लोग पूछ रहे हैं, अगर सब कुछ साफ है तो खुलकर सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आरोप गलत है तो सामने आकर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चर्चा अब सिर्फ टीवी डिबेट तक सीमित नहीं रही। सूत्रों के मुताबिक प्रशासनिक स्तर पर भी चंपत राय से वित्तीय लेन देन और संपत्तियों से जुड़ी जानकारी मांगे जाने की बातें सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, चर्चा यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के दौरान प्रशासन ने चंपत राय को लेकर दूरी वाला रुख अपनाया। यानी मुख्यमंत्री के आसपास भटकने के लिए भी मना कर दिया गया। यह चंपत राय के लिए बड़ी अपमानजनक स्थिति थी। अब सोचिए, इस पूरे विवाद का सबसे विस्फोटक मोड़ क्या है? पंचम तल के सूत्रों के हवाले से खबर आई कि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा अयोध्या पहुंचे संगठन की साख बचाने के लिए, चूंकि चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। खबर आई कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया और बाद में यह दावा काफी हद तक सही भी साबित हो रहा है। चंपत राय और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रे के इस्तीफे की खबर लगभग पक्की हो चुकी है। अब चंपत राय कोई साधारण पदाधिकारी तो है नहीं, राम मंदिर के ट्रस्ट के महासचिव हैं और वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के बेहद अहम चेहरों में गिने जाते हैं। तो बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट जैसी संस्थाओं की कार्यप्रणाली हमेशा सीमित दायरे में रहती है। फाइलें, रिकॉर्ड, बैठकों के फैसले, अंदरूनी प्रक्रियाएं, ये सभी आम लोगों की पहुंच से काफी दूर होती हैं। यही वजह है कि ऐसे मामलों में पत्रकारों के लिए सबसे बड़ी ताकत बनते हैं सूत्र, क्योंकि जहां रिकॉर्ड आसानी से ना मिले, जहां जवाब अधूरे हों और सवाल पूरे हों, वहीं से शुरू होती है सूत्रों के सहारे सच तक पहुंचने की असली पत्रकारिता। अब बात करते हैं पंचम तल की दूसरी स्टोरी की, उन आरोपों की जांच की जिन्होंने सिर्फ अयोध्या नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आरोप इतने गंभीर थे कि उत्तर प्रदेश सरकार को 13 जून 2026 को हाई लेवल एसआईटी बनानी पड़ी। 3 सदस्यीय टीम ने 15 जून को अयोध्या का दौरा किया, रिकॉर्ड खंगाले, दान पेटियों का हिसाब देखा, बैंक एंट्रियां मिलाई, घंटों पूछताछ की और फिर 23 जून को अपनी शुरुआती रिपोर्ट शासन को सौंप दी। लेकिन जांच की पहली तस्वीर ही कई सवाल छोड़ गई। एसआईटी ने शुरुआती कार्रवाई में 5 संदिग्धों की निशानदेही पर करीब 2 करोड़ रुपए नकद और सोना बरामद होने का दावा किया। वहीं पंचम तल के सूत्रों का कहना है कि यह मामला 1 या 2 दिन का नहीं है, बल्कि काफी समय से चल रहे एक बड़े खेल की तरफ इशारा करता है। अब सबसे बड़ा सवाल दान के हिसाब किताब पर। रामलला के दरबार में हर महीने करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। त्योहार और खास मौकों पर एक दिन में 15 से 20 लाख श्रद्धालु राम मंदिर जाते हैं। रोज 4 से 5 करोड़ रुपए दान में आता था। खास मौकों पर दान की धनराशि 14 से 15 करोड़ रुपए रोज मिल जाती थी। अब सवाल यही है, क्या सचमुच करोड़ों श्रद्धालु इतना ही चढ़ावा चढ़ा रहे थे, या फिर रामलला तक पहुंचने से पहले भक्ति की थाली कहीं हल्की हो रही थी?
एसआईटी की जांच में एक और बड़ा सवाल सामने आया। बताया गया कि मंदिर में आए सोने, चांदी, हीरे और दूसरे कीमती दान का कोई मजबूत और पूरा रिकॉर्ड नहीं मिला। यानी क्या आया, कितना आया, कहां रखा गया और कितना सुरक्षित है, इन सवालों का साफ जवाब रिकॉर्ड में था ही नहीं। अब जांच की सुई कुछ रसूखदार नामों की तरफ भी घूम रही है। आरोप है कि दान की गिनती, दान पेटियों की चाबियां और कीमती आभूषणों की निगरानी जैसे बेहद संवेदनशील काम कुछ करीबी और भरोसेमंद लोगों के हाथों में थे। जांच के दौरान किसी के घर से 36 लाख रुपए मिलने का दावा किया गया, तो कहीं कहा गया कि गोबर के उपलों के ढेर में 12 लाख रुपए छिपा कर रखे गए थे। और अब इस कहानी का सबसे रहस्यमयी अध्याय, जो है सीसीटीवी कैमरे। मंदिर परिसर में करीब 1000 की संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज का बैकअप सिर्फ 45 दिन तक ही सुरक्षित रहता था। उसके बाद रिकॉर्डिंग अपने आप डिलीट हो जाती थी। यानी अगर गड़बड़ी महीनों या सालों से चल रही थी तो उसका बड़ा हिस्सा अब डिजिटल अंधेरे में हो चुका है। हालांकि पंचम तल के सूत्रों का दावा है कि हाल की फुटेज में एक कर्मचारी नोटों की गड्डियां इधर उधर करते हुए दिखाई दिया। अब आते हैं उन 3 बड़े नामों पर जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव। चंपत राय के बारे में तो आपने सब कुछ जान लिया। अब जानिए डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम क्यों इतने जोर शोर से लिया जा रहा है। अनिल मिश्रा ट्रस्ट का दूसरा सबसे प्रमुख चेहरा। उनका नाम सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा उछाला गया। आरोप लगाया गया कि मंदिर निर्माण से जुड़े कुछ कामों में 40% तक कमीशन खोरी का खेल चलता था और इस कमीशन खोरी की बात से पूरे खेमे में तहलका मच गया। हालांकि इन आरोपों की जांच जारी है और अभी तक किसी अदालत ने इन्हें साबित नहीं माना है। फिर गोपाल राव, तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति। मंदिर निर्माण से जुड़े अहम जिम्मेदार व्यक्ति हैं गोपाल राव। इसीलिए निर्माण से जुड़ा हर बड़ा फैसला स्वाभाविक तौर पर उनकी जिम्मेदारी के दायरे में भी आता है। एसआईटी ने उनसे भी लंबी पूछताछ की। राव साहब पर आरोप है कि वित्तीय गड़बड़ियों का दायरा सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं था, बल्कि करीबियों के जरिए गोपाल राव ने एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया। और यह शक उस वक्त और गहरा गया जब जांच के दौरान, जब एसआईटी अयोध्या में जाकर जांच कर रही थी, उनका करीबी सहयोगी सोमेश आनंद अचानक लापता हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल, करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सचमुच रामलला के चढ़ावे में सेंध लगी? अगर लगी तो किसने लगाई? और सबसे बड़ी बात, क्या जांच सिर्फ छोटे मोहरों तक पहुंचेगी या फिर अगर किसी बड़े चेहरे की जिम्मेदारी बनती है उस तक भी कानून का हाथ पहुंचेगा? यही सवाल इस पूरे मामले का असली इम्तिहान तय करेंगे। अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ पत्थरों से बनी एक भव्य इमारत नहीं, यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था, विश्वास और भावनाओं का सबसे बड़ा केंद्र है। यही वजह है कि जब राम मंदिर के चढ़ावे, दान को लेकर चोरी, गड़बड़ी और हेराफेरी जैसी खबरें आती हैं तो मामला सिर्फ रुपए पैसे तक सीमित नहीं रहता, सीधे सीधे आस्था की साख पर चोट बन जाता है। और यहीं से शुरू होती है सियासत, शोर और शक की लंबी कहानी। साल 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति और छवि में बड़ा बदलाव आया। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी को सनातन संस्कृति, धार्मिक पहचान और हिंदुत्व कर्म भूमि के तौर पर पेश किया जाने लगा। काशी कॉरिडोर, मथुरा वृंदावन के विकास, दीपोत्सव और इन सबसे बढ़कर राम मंदिर निर्माण, इन सब ने भाजपा की उस राजनीति को मजबूती दी जिसमें हिंदू अस्मिता और धार्मिक गौरव सबसे बड़े मुद्दे बनकर उभरे। लेकिन कुछ सालों के दौरान किए गए अच्छे काम एक सेकंड में छूमंतर हो गए। एक विस्फोटक खबर सामने आई कि मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है और पूरे देश में सरकार के खिलाफ आवाजें उठने लगी। विपक्ष को जबरदस्त मौका मिल गया सरकार को नीचा दिखाने का। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। उन्होंने सीसीटीवी पर सवाल उठाया,
बोले कि सीसीटीवी में सीसी का मतलब है चंदा चोरी। अखिलेश यादव को देखकर और भी नेता सामने आ गए। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर जमकर लिखा। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, देखते ही देखते एक तरह से पूरा विपक्ष सरकार को घेरता हुआ दिखाई देने लगा। आखिर घेरे भी क्यों ना, मामला है ही इतना बड़ा। अब सवाल यह है कि क्या इन खबरों को जरूरत से ज्यादा उछाला जा रहा है? क्या आरोपों की आड़ में राम मंदिर की छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में किसी भी संवेदनशील मुद्दे को सेकंडों में घोटाला, लूट, धर्म पर धब्बा और भक्ति के नाम पर खेल जैसे नारों में बदल दिया जाता है। कई लोग बिना पूरी जांच, बिना आधिकारिक निष्कर्ष और बिना तथ्य सामने आए ही फैसले सुनाने लगते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह काम कर कौन रहा है? कौन है जो सनातन की छवि को बदनाम करने के लिए साजिश रच रहा है? राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, भारत के करोड़ों हिंदुओं की आस्था, श्रद्धा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इस नब्ज को दबाकर देश में कुछ लोग सनातन की छवि को धूमिल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पंचम तल के सूत्रों का मानना है कि यह सब सरकार को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि विपक्ष देश की मुस्लिम आबादी के कंधे पर बंदूक रखकर भाजपा की इमेज पर करारी चोट देना चाहता है, क्योंकि बंगाल और असम में करारी हार और लगातार देश भर से नामी सांसदों के पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लेने से विपक्ष तिलमिला उठा है। इसीलिए इस मुद्दे पर विपक्ष कोई कसर बाकी नहीं रख रहा। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव भी हैं। सरकार को कटघरे में खड़ा करके जनता में अपनी पकड़ बनाने का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। यानी असली लड़ाई दो चीजों के बीच है। एक तरफ राम मंदिर की पवित्र छवि, दूसरी तरफ उस छवि की आड़ में सनातन के गौरव को नीचा दिखाना। इसीलिए सबसे जरूरी बात यही है कि इस पूरे मामले को धर्म बनाम धर्म, समुदाय बनाम समुदाय या नफरत बनाम नफरत की लड़ाई बनाने के बजाय इसे तथ्य बनाम आरोपों की कसौटी पर परखा जाए, क्योंकि राम मंदिर की प्रतिष्ठा सिर्फ नारों से नहीं बचेगी, वो बचेगी पारदर्शिता, जवाबदेही और सच से। और अगर किसी ने आस्था के खजाने में सेंध लगाई है तो फिर उसका धर्म नहीं, उसका अपराध देखा जाना चाहिए। तो फिलहाल आज के पंचम तल में इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और बड़ी खबरों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए आज की खबर।